नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सीरिया में 4 दशक से भी ज्यादा लंबी चली तानाशाही और करीब 1 दशक तक चले भीषण गृह युद्ध के बाद पहली बार संसदीय चुनाव हुए हैं। लेकिन इन चुनावों पर कई सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ऐसे चुनाव का फायदा क्या है जिसमें जीत और हार पहले से सुनिश्चित हो। दरअसल सीरियाई संसद के लिए होने वाले इस चुनाव में हर सीरियाई नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं था, बल्कि चुनिंदा लोगों को मतदान का अधिकार था और वो भी सीधे संसद के सदस्यों को नहीं चुन रहे थे। यही नहीं, चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी भी नहीं थी, बल्कि उनकी जगह अलग अलग समितियों को वोट डालने का अधिकार था। यही वजह है कि तानाशाही खत्म होने के बाद देश में हो रहे पहले चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में देश की जनता सीधे हिस्सा नहीं ले रही है। जून के अंत में सीरिया की अंतरिम सरकार ने अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाले इस चुनाव को समझाने के लिए एक बयान जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि सीरिया की मौजूदा स्थिति पारंपरिक चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि लाखों लोग देश के भीतर और बाहर विस्थापित हैं। यहां तक कि कई लोगों के पास तो आधिकारिक दस्तावेज भी नहीं है और साथ ही देश का कानूनी ढांचा भी काफी कमजोर है। यही वजह है कि इस चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी की जा रही है। सीरिया की अंतरिम सरकार ने जून में ही 11 सदस्यों की एक सर्वोच्च समिति को पीपल्स असेंबली के चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया था, जो कि पूरे चुनाव की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। इसके बाद इस सर्वोच्च समिति ने सीरिया के 62 निर्वाचन क्षेत्रों में उप समितियां बनाई। चूंकि यह क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर तय किए गए हैं, इसलिए कई जिलों में एक से ज्यादा सीटें भी हैं। अगले चरण में यह व्यवस्था थी कि अलग अलग जिला उप समितियां अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक सीट के लिए 30 से 50 प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर नियुक्त करेंगी और ये लोग मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे, यानी ऐसे निर्वाचकों का समूह जो आम जनता के प्रतिनिधि बनकर संसद के सदस्यों का चयन करेंगे। हालांकि इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते समय उप समितियों को कुछ खास बातों को ध्यान में रखना था, जैसे उनकी शैक्षणिक योग्यता, पेशा, उनका सामाजिक प्रभाव, यानी ऐसे लोग जो अपने समुदायों में सक्रिय हों और जाने जाते हों और उनमें भी विविधता हो। साथ ही समिति को यह भी सुनिश्चित करना था कि समूह में विस्थापित लोगों, विकलांगों और पूर्व में कैद रहे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया हो। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जैसे उनकी आयु और नागरिकता, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो व्यक्ति पूर्व शासन का हिस्सा नहीं रहा, यानी तानाशाही के दौर में वो सरकार में शामिल नहीं था और न ही वो सुरक्षा बल में कार्यरत रहा हो और न ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से 20% महिलाओं का होना भी अनिवार्य है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरे सीरिया में करीब 7,000 सदस्य निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए तय हुए, यानी वो सदस्य जिन्हें संसद के सदस्यों के लिए वोट डालना था। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी सना के मुताबिक उम्मीदवारों की अंतिम सूची 18 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। उसके बाद आम जनता को 3 दिन का समय दिया गया ताकि वे किसी भी ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अपील कर सकें जिन्हें वो सही नहीं मानते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की जांच पूरी होने के बाद उनमें से कुछ पीपल्स असेंबली की सीटों के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे। हालांकि यहाँ कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थीं और चुनाव प्रचार सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकते थे। ये केवल निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच ही होना था और करीब 1 हफ्ते तक चलता। चुनाव के दिन पूरे निर्वाचक मंडल ने अपने ही बीच से 121 सदस्यों को नई सीरियाई संसद को चुनने के लिए मतदान किया। लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि निर्वाचक मंडल में शामिल होने के लिए कई सारे उम्मीदवार सामने आ गए थे, जबकि मूल रूप से केवल 140 सीटों के लिए ही मतदान होना था। लेकिन सीरिया के कुछ क्षेत्रों में चुनाव टाल दिए गए हैं, जैसे स्वेदा इलाका, जहां सीरिया की द्रूज अल्पसंख्यक आबादी प्रमुख है, और रक्का और हसाकेह के हिस्से जो कुर्द अल्पसंख्यक समुदाय के नियंत्रण में है। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 19 सीटों पर मतदान नहीं हो सका। सीरिया की अंतरिम सरकार के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते उन क्षेत्रों में चुनाव स्थगित किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में इन इलाकों में सामुदायिक और धार्मिक हिंसा भड़की थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन असल में इन इलाकों में चुनाव इसलिए टाले गए हैं क्योंकि सीरियाई सरकार का उन इलाकों पर नियंत्रण नहीं है। वहां द्रूज और कुर्द समुदायों का प्रभुत्व है। इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उन 70 सीटों का संसद में जोड़ना है जिन पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यानी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई संसद में 70 और सीटें जोड़ी जाएंगी, जिनका चुनाव जनता नहीं करेगी बल्कि देश के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा सीधे इनकी नियुक्ति करेंगे।
अहमद अल-शरा पूर्व में एक लड़ाकू दल के नेता रहे हैं, जिनके नेतृत्व में उनके संगठन हयात तहरीर अल-शाम ने दिसंबर में तानाशाह बशर अल-असद को सत्ता से हटाया था। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट किए जाने के बाद अहमद अल-शरा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर किए। दिलचस्प बात यह है कि अल-शरा को अमेरिका ने मई 2013 में स्पेशल डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन 12 साल बाद अमेरिका ने इसी साल जुलाई में उनका नाम आतंकियों की सूची से बाहर किया। अपने आप में ये एक अनोखा मामला है। अल-शरा ने पिछले साल अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद वादा किया था कि ये चुनाव लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में पहला कदम होगा। हालांकि सच्चाई ये है कि वास्तव में जनता को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। लेकिन 210 सदस्यीय सीरियाई संसद में 2/3 यानी 140 सीटों पर मतदान 7,000 चयनित इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कर रहे हैं, जिन्हें जिला समितियों ने चुना था। बाकी बची 70 सीटों पर नियुक्तियां खुद राष्ट्रपति अल-शरा करेंगे। इसीलिए न सिर्फ ये आरोप लग रहे हैं कि इस चुनाव में जनता अनुपस्थित है, बल्कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये चुनाव अल-शरा सरकार की वैधता को मजबूत करने की कोशिश के लिए हो रहे हैं, न कि जनता की इच्छा को व्यक्त करने के लिए। इसीलिए चुनाव में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है।